नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईपीओ का मौसम चल रहा है और आज ही डीसीएक्स सिस्टम्स के आईपीओ ने कदम रखा था और पहले 90 मिनट में ही वो आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया है, उसका फुल एनालिसिस किया है और आपको उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स और बाकी सारे फैक्टर्स से अवगत करा है दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो में मैं फिर से एक बार एक नया आईपीओ आपके लिए लेके आया हूं। अगर ये आईपीओ है दोस्तों फ्यूजन माइक्रो सिस्टम्स का आईपीओ, माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। आज हम जानने वाले हैं इस आईपीओ के बारे में। कंपनी के ओवरव्यू पे नजर डालेंगे, कंपनी के हाइलाइट्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, की डेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, आईपीओ के जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बात करेंगे। आईपीओ हाइलाइट्स है तो उसकी भी बात कर लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए इसके भी हम आपको रीजन बताएंगे। और उसके साथ साथ आज की जो भी जीएमपी है इस आईपीओ के लिए, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी अगर देखें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नई दिल्ली में स्थित है और 2010 में इसको स्थापित किया गया था। और ये एक माइक्रो लेंडिंग कंपनी है जो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाओं को वित्त पोषण प्रदान करती है ताकि वे रोजगार के अधिक विकल्पों का लाभ उठा सके। तो ये इसका मेन काम है कंपनी का। फ्यूजन 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करती है और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक द्वारा बनाई गई एक संयुक्त देयता समूह अवधारणा को नियोजित करती है। फ्यूजन माइक्रो सिस्टम ने वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2021 के बीच अपने सकल ऋण पोर्टफोलियो में तीसरी सबसे तेज 44% की वृद्धि की है दोस्तों। और ये जबरदस्त वृद्धि है 2018 से लेके 2021 तक। अगर आगे देखें तो 31 मार्च 2021 तक प्रबंधन के तहत संपत्ति के मामले में ये कंपनी देश के सबसे युवा उद्यमों में शामिल की जाती है और उनमें टॉप 10 में शामिल है दोस्तों। टॉप 10 एनबीएफसी एमएफआई में से एक है ये कंपनी। इसके साथ साथ अगर इसकी पहुंच की बात करें तो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाली ये कंपनी 725 स्थानों में इसके ऑफिसेस है और 6,351 कर्मचारी है इस कंपनी के। और इसके साथ ये कंपनी जो है वो 2.12 मिलियन सक्रिय उधारकर्ताओं की सेवा करती है दोस्तों। तो इतने इसके ग्राहक है। अगर देखें तो FY 2021 में कैशलेस संवितरण मतलब डिसबर्समेंट में 3,304 करोड़ या सभी डिसबर्समेंट में लगभग 90% था इसका डिसबर्समेंट। और इसके साथ साथ अगर देखें तो वित्त वर्ष 2021, 20 और 19 के आंकड़े अगर देख ले दोस्तों तो सकल एनपीए, इनका टोटल एनपीए जो था वो क्रमशः 5.51%, 1.12% और 1.55% था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर अगर नजर डाल ले, पिछले 3 सालों का कंपनी का लेखा जोखा फाइनेंस के बारे में हम बात कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों तो FY 19 में 2019 के वित्त वर्ष में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 494 मिलियन रुपीस करोड़ रुपीस था। उसके बाद FY 20 में बढ़कर ये 720 करोड़ रुपीस हो गया और FY 21 में ये लगभग 850 करोड़ से भी ऊपर जा चुका था दोस्तों। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट था FY 19 में। उसके बाद इनका रिवेन्यू तो बढ़ा दोस्तों, लेकिन इनका प्रॉफिट लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। और FY 21 में रिवेन्यू में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, लेकिन का जो पैट था या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लगभग 70 करोड़ से 44 करोड़ रुपए की तरफ झुक गया। ईपीएस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 10.49, 10.47 और 5.56 का रुपीस पर शेयर दिखा रहा है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। FY 19 में कंपनी पर 61.57 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बढ़कर लगभग 79 करोड़ रुपए का हो गया। और उसके बाद टोटल बोरोइंग जो 2021 में है वो 79 करोड़ रुपए की है। शेयर कैपिटल अगर देखें तो 2313 करोड़ रुपए का।
FY19 में, FY20 में 2457 करोड़ रुपए और FY21 में 3325 करोड़ रुपए। और टोटल एसेट की बात कर रहे हैं तो इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली अच्छी तरह से, 3610 करोड़ रुपए, 4240 करोड़ रुपए और 5837 करोड़ रुपए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के आईपीओ के की डेट्स पर। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट अक्टूबर 28 को हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट हो चुका है, हो जाएगा 1 नवंबर को। नॉर्मल पीपल के लिए आईपीओ ओपन होने वाला है 2 नवंबर को और आईपीओ बंद होने वाला है 4 नवंबर को। इसके बाद जिन्होंने भी अप्लाई किया है और जिनको ये अलॉटमेंट हो गया है उनको 10 नवंबर को समझ में आ जाएगा कि ये आईपीओ आपको लगा है नहीं लगा है। उसके बाद जिनको नहीं है उनको रिफंड किया जाएगा उनका पैसा 11 नवंबर को। और उसके बाद क्रेडिट डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 14 नवंबर को। और 15 नवंबर को इसको मार्केट में लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 350 से 368 रुपए के बीच में है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के सार्वजनिक होने के कुछ कारण जो है वो इस प्रकार है। कंपनी अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अगर देखें तो मौजूदा और संभावित ग्राहकों के बीच कंपनी के ब्रांड नेम में वृद्धि और भारत में इक्विटी शेयरों के लिए एक सार्वजनिक बाजार का निर्माण करना, ये अगला उद्देश्य है। और अगर आईपीओ का अगला उद्देश्य देखें आखिर वाला, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित मुख्य उद्देश्य खंड और मुख्य उद्देश्य खंड के लिए प्रासंगिक और सहायक वस्तुएं कंपनी को अपनी मौजूदा गतिविधियों और उनके गतिविधियों को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा नए मुद्दे के माध्यम से धन जुटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स इस आईपीओ के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखें तो एक त्वरित और गतिशील कंपनी मॉडल बनाए रखने के लिए उनके पास कंपनी के पास बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नत परिचालन मॉडल है, जिसे नियमित रूप से जांचा और बदला जाता है। मतलब इनका ऑपरेशनल मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है, तकनीकी रूप से उन्नत, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मॉडर्न है। इसके बाद उनका एक महत्वपूर्ण ग्रामीण फोकस है। अगर सभी शाखाओं को मिला ले तो उनमें से 69.24% शाखाएं और सभी ग्राहकों का 92.51% जो है ग्राहक वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, वहां पर उनकी शानदार उपस्थिति है। इसके बाद अगर देखें तो इनकी 18 राज्यों और 326 जिलों में 6,351 लोगों को रोजगार देते हुए ये कंपनी एक मजबूत अखिल भारतीय उपस्थिति दर्शाती है। और व्यवसाय की प्रबंधन टीम जो है वो काफी शक्तिशाली है, जानकार है और अनुभवी है। कंपनी के निर्माता श्री देवेश सचदेव के पास 25 वर्षों से ज्यादा का व्यावहारिक अनुभव, उनको एक्सपर्टीज है, उनमें विशेषज्ञता है। तो ये थे दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स। आगे चल के हम निगेटिव पॉइंट्स पर भी नजर डालने वाले हैं, जो इनके शेयर के प्राइस को या फिर इनको आगे जाके अफेक्ट कर सकती है। इसमें सबसे पहला है उपभोक्ताओं के प्रकार के कारण ये प्रत्येक माइक्रो फाइनेंस के संगठन को उधार देता है, लोन देता है। और इसमें अंतर्निहित जोखिम जो है वो बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, इंटरनल जोखिम या रिस्क बहुत ज्यादा है। कोई अन्य प्रकार का इनका वित्त पोषण या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको नहीं है, या फिर कोई और प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी इनके पास नहीं है। तो ये सबसे पहला इनका निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद ब्याज दर में जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसका कंपनी के शुद्ध ब्याज मार्जिन पर और शुद्ध ब्याज आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद अगर देखें एनपीए में प्रत्याशित वृद्धि का कंपनी के नकदी प्रवाह, संचालन और समग्र वित्त पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का जो लोन है या फिर बोरोइंग्स है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी को और थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आखिर अगर देखें तो तथ्य यह है कि बैंक इतनी बड़ी संख्या में शाखा और कर्मचारियों का प्रबंधन कर रहा है, इसमें भी
बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम आपके लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हम बात करने वाले हैं। और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 2 या 3 रीज़न है जिस पे हम आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्म वित्त उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि स्मॉल कैप ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2017 के बाद से उद्योग का सकल ऋण पोर्टफोलियो है वो 28% की सीएजीआर से बढ़ा हुआ है, और वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 2.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर दिखा है 2021 तक। इसके बाद अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2021 में एमएफआई का औसत टिकट आकार बढ़कर 35,262 हो गया है, जो वित्त वर्ष 2018 में 23,196 था। तो इसमें 50% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो सीएजीआर की 50% सीएजीआर में तब्दील हो चुका है ये सब, और वित्तीय वर्ष 2021 में टिकट के आकार में तेज उछाल देखा गया। और अब अगर इसके जीएमपी की बात कर ले तो 31 अक्टूबर यानी आज इसका जीएमपी जो है वो 35 रुपए के आसपास है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 35 रुपए का है, जो टोटल इसके वैल्यू के 10% पर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सारा कच्चा चिट्ठा इस आईपीओ के बारे में, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने के लिए और आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नए आईपीओ के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।